गोवा और कश्मीर वाली चीज को किस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो, रख सकते हो कि देखो गोवा में क्या है, गोवा में समुंदर है, तो गोवा में समुंदर है तो समुद्र की ही मछलियां मिलेंगी। और कश्मीर में आपका कोई भी समुद्र नहीं है, वहां आपकी झीलें हैं, नदियां हैं, तो यहाँ झीलों और नदियों की आपको मछली मिलेगी। और इसके साथ साथ गोवा में ज्यादा से ज्यादा नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं तो नारियल के तेल में ही ये मिलेगी। तो ये ट्रिक है, गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते। हेलो एवरीवन, ईवीएस की आज आपकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास आपको मिल चुकी है और पहली क्लास आपकी थी थीम और उपथीम पर, जिससे आपके 3 नंबर अवश्य बनते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। और फुल ईवीएस की आपको चैनल पर तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें। और साथ ही साथ ईवीएस के बाद आपको हिंदी की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस दी जाएंगी, यानी आपको फुल प्रिपरेशन चैनल पर अवश्य कराई जाएगी। तो चैनल पर आप बने रहे और वीडियो डेली आप अवश्य देखे रहे। वही सारी वीडियो आपको मिलेगी जहां जहां से प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो देखो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी की बुक। तो आज का हमारा टॉपिक है खाना अपना अपना। देखो ये खाना अपना अपना से यानी भोजन से प्रश्न आपके सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं और आपके 2 नंबर भोजन से पक्के मान करके चलिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये कह रहा है कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। ठीक है। और ये कह रही है कि मैंने दाल भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। और मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। माँ ने खीर पूरी बनाई जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आया। यानी ये भोजन के प्रकार है कि किसके यहाँ किस तरीके का भोजन बनता है और प्रश्न आपके यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं। ये और आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हो। देखो ईवीएस में क्या है, ईवीएस में आपको बच्चों से ज्यादा एक्टिविटी अवश्य करवानी है। जहां भी करके सीखने की बात आ जाती है तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। और वैसे भी आपकी ईवीएस की जो अवधारणा है उसे स्कूल के बाहरी जीवन से यानी बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाने की अवधारणा की गई है। और ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है। तो आपको ईवीएस बच्चे को इस तरीके से पढ़ानी है। तो आज का हमारा टॉपिक है खाना खजाना। ठीक है, यानी कौन कहाँ से कौन क्या क्या लेके आया है। देखो हम वही सारी चीजें पढ़ेंगी जहां जहां से खाने से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बाकी की चीजें नहीं पढ़ेंगे हम। अगर बाकी की चीजें आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां ये आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप स्वयं से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात करते हैं, ये ली चेन है। कलर थोड़ा चेंज कर ले। ये ली चेन है। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। ली चेन कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंगहू पैन खाते हैं। अब देखो आपका प्रश्न शीटेट में कैसे पूछा जाता है, तो एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कारण अवकथन वाले प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि टॉपिक क्लियर करने के साथ साथ कंटेंट पढ़ने के साथ साथ आप डेली मतलब प्रैक्टिस अवश्य लगाते रहे। प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपको चैनल पर। तो हांगकांग के निवासी क्या खाना पसंद करते हैं, प्रश्न आपका बनता है तो सांप खाना। और सांप से जो डिश बनती है वो उस डिश का क्या नाम है, तो उस डिश का नाम है लिंगहू फैन। आगे बढ़ेंगे। ये देखो जूनी है और ये कश्मीर में रहती है। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे पसंद है।
यानी ये जो कश्मीर के लोग हैं वो मछली खाते हैं, लेकिन कैसी खाते हैं? सरसों के तेल में बनी। एक बार हम गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई और स्वाद अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अब देखो आपको इस गोवा और कश्मीर वाली चीज को किस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो, रख सकते हो कि देखो गोवा में क्या है, गोवा में समुंदर है, तो गोवा में समुंदर है तो समुंदर की ही मछलियां मिलेंगी। और कश्मीर में आपका कोई भी समुद्र नहीं है, वहां आपकी झीलें हैं, नदियां हैं, तो यहाँ झीलों और नदियों की आपको मछली मिलेगी। और इसके साथ साथ गोवा में ज्यादा से ज्यादा नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं तो नारियल के तेल में ही ये मिलेगी। तो ये ट्रिक है, गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ऐसे ही घुमा घुमा के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब है आपका टॉमस है ये। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मजा। यानी जो केरल के लोग हैं वो क्या खाते हैं, वो टेपियोका खाते हैं, और वो भी किसके साथ? नारियल की डली के साथ। और इनके आंगन में ही क्या है, ऊपर ऊंचे पेड़ पर। यानी एक तो ऊंचे पेड़ पर मिलती है क्या, नारियल मिलते हैं, और दूसरी जमीन के नीचे। तो टेपियोका कहाँ उगता है? जमीन के नीचे। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखो इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? सहजन के फूलों की सब्जी, मुर्गी का अंडा, ये आप बच्चों से पूछ सकते हो। गोभी, मांस, कलौंजी, केकड़ा, घास, मेंढक, बाजरे की रोटी। देखो बाजरे की रोटी उत्तर प्रदेश और पंजाब यहाँ ये बनाई जाती है। और सहजन के फूलों की भी सब्जी यूपी में बनाई जाती है आपकी। आगे बढ़ेंगे हम, जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं सिर्फ हम वही वही पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर लेंगे हम। अगला चैप्टर है आपका छूकर देखें। इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न बनते हैं, यानी हम वही सारे चैप्टर पढ़ेंगे जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी, वे मेरी बातों में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। देखो एनसीईआरटी की जो बुक है, तो ये बुक बच्चों को ध्यान में रख करके, यानी आपके टॉपिक है, तो जैसे कि ये आपका जो अंत्य लोग हैं, जो ब्रेल लिपि है उस पर आधारित है। पहला भोजन पर आधारित था, लेकिन टॉपिकों को एक कहानी के आधार पर रखा गया है ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। तो अगर आप भी एनसीईआरटी बुकों को एक बार ही पढ़ लेते हो तब भी चीजें समझ में आ जाती हैं और आप भूलते नहीं हो। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो और या फिर अपने नोट्स बना लेते हो तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। पहली तो है मेरी नानी, वे उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतजार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो भी परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती है आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा काट करके रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा मैं
के बाद में बताऊंगा। ठीक है, और बच्चों से ज्यादातर ये कहना भी नहीं चाहिए कि मैं बाद में बताऊंगा। बच्चे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर बहुत ललक होती है, एक टीचर होने के नाते। ठीक है, जब भी आप क्लासरूम में कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है, और ये देखो पेडागोजी इसी चीजों पर आधारित होती है आपकी। ठीक है, पेडागोजी आपकी इन्हीं चीजों पर आधारित होती है। ये थोड़ा पीडीएफ हट गई है, लेकिन आप चिंता मत करें। तो पेडागोजी भी इन्हीं चीजों पर आधारित होती है कि क्या आपको बच्चे को झड़क देना है। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करोगे। जब भी बच्चा आपसे प्रश्न पूछे क्लास में, आपको उसका अवश्य ही आंसर देना है और उसी टाइम देना है। बच्चे को आपको संतुष्ट कर देना है। भैया जब घर से बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। कलर चेंज करते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। ठीक है, ये जो उसके रवि भैया है वो अंधे हैं। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। यानी आपकी जो ब्रेल लिपि होती है वो किस तरीके से पढ़ी जाती है, हाथ फेर करके पढ़ी जाती है। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। और ये अंधे लोगों की एक गुण होता है उनके अंदर। ठीक है, कि यानी वो सभी को उनकी आहट से ही, पैरों के चलने की आवाज से पहचान लेते हैं। आहट का अर्थ होता है पैरों के चलने की आवाज। ये भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आकर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। शिवा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कहानी के माध्यम से सुनाया गया कि इस तरीके से अंधे लोग होते हैं और उनकी जो बुकें होती हैं वो किस तरीके से होती है। लेकिन अब प्रश्न आपका कहाँ से बनता है, चलो इसको देखते हैं। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी है ब्रेल लिपि। ठीक है, इस तरीके से होती है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, इस तरीके से ये 6 बिंदु होते हैं। 1 2 3, यानी ए को लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला उभरा हुआ बिंदु है। ठीक है, ए, बाकी के ये 6 बिंदु हैं तो ये उभरे हुए नहीं है। बी में ये दोनों बिंदु उभरे हुए हैं, सी में ये दोनों है, डी में ये 3 उभरे हुए हैं, ई में इस तरीके से ये उभरे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जैसे हम अक्षरों को लिखते हैं तो ये इन पे हाथ घुमा घुमा करके पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई। आंखें खराब हो गई, उसकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। यानी आपकी ये जो लिपि थी इसका निर्माण लुईस ब्रेल ने किया था, इसीलिए इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम।
तो अगला चैप्टर है आपका ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि ऐसे भी होते हैं घर। तो आवास से प्रश्न आपके बनते हैं कि किस तरीके के आवास किस स्टेट में पाए जाते हैं। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, ये पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। ये देखो, ये श्री नगर के घर है और मैदान में ये आपका टेंट लगाया गया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं, कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। अब देखो, इस कैंप में जो बच्चे आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कैंप में बच्चा आया है, ये कह रहा है कि मैं असम के मालेन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बांस के खंभों पर बने हुए हैं घर। ठीक है, ऊपर, और ये लकड़ी के ही पूरे बने होते हैं क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। तो असम में घर कैसे बनाए जाते हैं? देखो, आपको एक एक लाइन याद रखनी है कि असम में घर किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है तो फिर वहां आप अटक जाते हो। तो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। अंदर से भी ये लकड़ी के ही बने होते हैं। अगला देखेंगे, ये देखो, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। देखो, मनाली में बर्फ ज्यादा पड़ती है लेकिन ये बांस के ऊपर नहीं बनते हैं घर, आ, जमीन पर ही बनते हैं, लेकिन पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तो ऐसे भी होते हैं घर। ये इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। और ये मकान आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, और ये पक्की ईंटों से बनते हैं। मिताली और अर्जुन दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं? तो ठीक है, इस तरीके के मकान कहाँ पाए जाते हैं? इस तरीके के मकान मैदानी इलाकों में, बड़ी बड़ी शहरों में। ठीक है, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, आपकी मुंबई है, तो शहरों में पाए जाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास हुए भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। सोच के देखो कि जिनके पास घर नहीं है वो किस तरीके से रहते हैं। और ये राजस्थान के घरों की बात कर लेते हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मिट्टी के घर और मिट्टी की दीवारें भी बहुत मोटी मोटी बनाई जाती है ताकि घर अंदर से गर्म ना हो। अगला देखेंगे हम, ये देखो हाउस बोट है। और ये आपके हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? सभी इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। पर्चे के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए।
सबने इलायची और बादाम का डला हुआ कहवा पिया, बहुत मजा आया। अब देखो आपका ये भी प्रश्न बन जाता है कि ये कहवा, ठीक है, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा यानी चाय कहाँ मिलती है? तो आपकी ये श्रीनगर। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहां हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। ठीक है, बीच में क्या थी? चार चिनारी। तो ये आप हाउस बोट देख सकते हैं। ये हाउस बोट है यानी बोट, ठीक है, नाव। लेकिन ये हाउस यानी घर की तरह होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? आपकी कश्मीर और श्रीनगर में पाई जाती है। और ये आप कुछ घर देख पा रहे होंगे, ये इग्लू है। तो यानी इनको बर्फ का घर भी बोलते हैं। ठीक है, बर्फ का घर भी बोलते हैं। और ये आपका हाउस बोट, और ये आपके बड़े बड़े घर, और ये आपका तंबू, और ये बहुमंजिला मकान आपका, और ये आपकी झोपड़ी। और कुछ आपके ईंटों के भी घर बनाए जाते हैं। और ये जमीनी एरिया में, जैसे कि आपका यूपी है, दिल्ली है, ठीक है, इस तरीके के राज्यों में मिलते हैं। लेकिन जहाँ बारिश ज्यादा होती है, पथरीली जमीन है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, ऐसे राज्यों में आपको अलग अलग तरीके के घर मिलते हैं। तो वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। तो आज हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं जहां जहां से प्रश्न बनते हैं। ईवीएस की आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जैसे ही ईवीएस की प्रिपरेशन समाप्त होगी, उसके बाद आपको हिंदी की फुल प्रिपरेशन, पेडागोजी की क्लास है, ठीक है, पेडागोजी की क्लासें आपको पहले दी जाएंगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रश्नों को छांटना सीखेंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को शेयर भी कर दें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी अवश्य कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।